नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम बस्तर के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में बस्तर के इतिहास को देखते हुए एक वंश हमने कवर कर लिया था जिसका नाम था भ्रमरकोट, चक्रकोट या बारसूर के छिंदकनाग वंश। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस्तर के इतिहास के अंतर्गत हमको दो वंश के बारे में पढ़ना है, एक छिंदकनाग वंश और दूसरा काकतीय वंश। तो यहीं से छिंदकनाग वंश को रिप्लेस करके आ जाएंगे अब काकतीय वंश, जिसके बारे में हम आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और इस प्रकार ये जो काकतीय वंश है छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर के इतिहास के संदर्भ में सबसे प्रमुख वंश होने वाला है। काकतीय वंश बस्तर के इतिहास के संबंध में सबसे प्रमुख वंश होने वाला है, या बस्तर में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश भी ये होने वाला है। क्यों, देखेंगे। अब काकतीय वंश के संबंध में 2 से 3 पार्ट में वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इनका इतिहास काफ़ी लंबा है, या इनके अंतर्गत, इस वंश के अंतर्गत आने वाले जो राजा हैं, शासक है, उनकी सूची काफ़ी लंबी है और उनके संबंध में बहुत सारी विशेष बातें हैं। और इसी काकतीय वंश के शासन के दौरान बस्तर में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन भी हुए, जिनके बारे में भी हमको काफ़ी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जी हाँ, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से अगर प्रश्न आया तो काकतीय वंश और कलचुरी वंश से प्रश्न अवश्य ही आता है। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। क्लियर है? तो बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हमको कवर करना है काकतीय वंश को। आज के इस वीडियो में काकतीय वंश की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, बस्तर में काकतीय वंश पढ़ रहे हैं तो क्या ये बस्तर के ही मूलतः राजवंश थे? तो जी नहीं, काकतीय वंश बस्तर के ही मूल वंश नहीं थे। ये कहाँ से आए थे, इनका इतिहास क्या है, ये सारी बातें मैं आज आपको डिस्कस करके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं काकतीय वंश की, बस्तर के इतिहास के संबंध में। काकतीय वंश की शुरुआत होगी छिंदकनाग वंश को हटाकर, रिप्लेस करके, और छिंदकनाग वंश का शासन था 1324 ईस्वी तक, जिसमें अंतिम राजा के तौर पे हमने देखा था हरिश्चंद्र देव को। हरिश्चंद्र देव को काकतीय वंश के अन्नम देव हरा देंगे और उसके बाद काकतीय वंश की स्थापना कर देंगे बस्तर क्षेत्र में। तो 1324 ईस्वी में नाग वंश को हटाकर काकतीय वंश की स्थापना हुई। कहाँ तक देखने को मिलेगा? 1997 तक इसके राजा की, इस वंश के राजा की सूची हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, मतलब वर्तमान तक इस वंश के राजा की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, तो पूरा 1324 से 1997 तक के राजाओं की सूची हमको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1948 में विभिन्न राजाओं की जो रियासतें थी उनका विलय भारत संघ में हो गया। तो एक तरीके से जो राजा महाराजा वाला कॉन्सेप्ट था वो 1948 तक ही चलेगा। लेकिन इस वंश के संबंध में आगे भी जितने राजा हुए उनको श्रद्धापूर्वक बस्तर के लोग राजा मानते थे। इस कारण हमको अभी तक भी राजा का नाम ध्यान में रखना पड़ेगा इस वंश से संबंधित। क्लियर है? इस कारण हमको करना पड़ रहा है। चलिए, अब देखिए, ये जो काकतीय वंश है इनका इतिहास हम देखने वाले, मतलब ये कहाँ से आए थे। तो देखिए, ये जो काकतीय वंश थे मूलतः वारंगल के थे। वारंगल मतलब तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना के वारंगल से थे ये, है ना। अब इस वारंगल में शासन करने वाले काकतीय वंश के जो शासक थे, पहले शासक की जानकारी मिलती है, उनका नाम था गणपति। ठीक है, उनका नाम था क्या? गणपति। गणपति की एक पुत्री थी रुद्रांबा। समझते चलिए, देखिएगा, शासक गणपति जो वारंगल में शासन कर रहे हैं काकतीय वंश, उसके शासक गणपति, जानकारी मिल रही है। ठीक है, अब इनकी पुत्री हुई। चूंकि गणपति का कोई भी पुत्र नहीं था तो पुत्र का शासन कैसे होता, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पुत्री को काकतीय वंश की गद्दी पर बिठा दिया, जिनका नाम था रुद्रांबा। ठीक है, लेकिन रुद्रांबा का विवाह जिस शासक से हुआ था वह शासक चालुक्य शासक थे। बात समझ में आई? लेकिन यह चालुक्य वंश की नहीं कहलाई, क्योंकि गणपति ने इस रुद्रांबा को, अपनी पुत्री को, किसमें? काकतीय वंश की गद्दी पर बिठाया था। इसी कारण यह रुद्रांबा काकतीय वंश की मानी गई, क्योंकि काकतीय गद्दी पर बैठी थी। लेकिन विवाह किससे हुआ था? चालुक्य नरेश से। तो चालुक्य से विवाह हुआ था, तो कॉन्सेप्ट वाइज क्या होना चाहिए भाई, इस रुद्रांबा को चालुक्य होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि काकतीय गद्दी पर बैठी थी।
तो रुद्रांबा को काकतीय वंश की माना जाता है। रुद्रांबा ने तकरीबन 1261 से 1293 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तकरीबन 32 साल के आसपास का समय है। इतने लंबे समय तक शासन किया रुद्रांबा ने। रुद्रांबा की भी कोई पुत्र संतान नहीं थी और उसकी एकलौती पुत्री थी जिनका नाम था मम्मडम्बा। रुद्रांबा की पुत्री, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, रुद्रांबा की पुत्री, गणपति के भी कोई पुत्र नहीं, रुद्रांबा के भी कोई पुत्र नहीं, तो अपनी पुत्री को गद्दी पर बिठाते जा रहे हैं। रुद्रांबा की पुत्री मम्मडम्बा। अब ये मम्मडम्बा जो रुद्रांबा की पुत्री हैं, उनका विवाह भी एक महादेव नामक व्यक्ति से हुआ और ये महादेव जो व्यक्ति है या शासक है, ये अन्हिलवाड़ के चालुक्य थे। गुजरात वार में आने वाला क्षेत्र अन्हिलवाड़ के चालुक्य थे। तो फिर कायदे से इनको क्या हो जाना चाहिए था, इनको चालुक्य हो जाना चाहिए था, क्योंकि चालुक्य शासक से विवाह हुआ। लेकिन हुआ क्या बाद में देखिए। अब इस मम्मडम्बा के 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। पहले पुत्र के रूप में आपको ध्यान में रखना है नाम प्रताप रुद्र देव। दूसरे पुत्र के रूप में आपको ध्यान में रखना है नाम अन्नम देव। और तीसरी जो संतान थी मम्मडम्बा की, वो थी कौन, पुत्री, जिनका नाम था रैला देवी। ठीक है, प्रताप रुद्र देव, अन्नम देव, रैला देवी, 3 संतानें। ठीक, अब देखिए क्या होने वाला है। चूंकि रुद्रांबा के बाद शासन करने वाला कोई नहीं था, ठीक, रुद्रांबा शासन कर रही थी इतने समय तक। फिर क्या हुआ, फिर चूंकि इनकी पुत्री मम्मडम्बा विवाह हो गया चालुक्य नरेश से, फिर शासन करने वाला कोई नहीं, तो इन्होंने क्या किया, जो मम्मडम्बा के जो पुत्र थे प्रताप रुद्र देव को, उसको गद्दी पर बिठा दिया एक दत्तक पुत्र के तौर पे। मतलब रुद्रांबा देवी द्वारा प्रताप रुद्र देव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया गया और दत्तक पुत्र के रूप में गद्दी पर बिठा दिया गया प्रताप रुद्र देव को। ठीक है, ये गद्दी पर नहीं बैठी, ध्यान से रखिएगा, मम्मडम्बा गद्दी पर नहीं बैठी। रुद्रांबा के बाद कौन गद्दी पर बैठा डायरेक्ट, प्रताप रुद्र देव, जो मम्मडम्बा के पुत्र थे। गोद किसने लिया, रुद्रांबा ने गोद लिया प्रताप रुद्र देव को दत्तक पुत्र के अनुसार। और दत्तक पुत्र के अनुसार गद्दी पर कौन बैठेगा, दत्तक पुत्र, जो था प्रताप रुद्र देव। एकदम क्लियर है क्या, ठीक है। और इनका शासन समय 1295 से 1324 ईस्वी तक होने वाला है। ठीक है, अब दूसरे शासक अन्नम देव, जो छत्तीसगढ़ के या कहना चाहिए बस्तर के इतिहास के संबंध में से संबंध रखते हैं, मतलब बस्तर के काकतीय वंश से संबंध रखते हैं, या बस्तर में काकतीय वंश के संस्थापक भी कहे जाएंगे, वो है ये अन्नम देव। ठीक है, जिसने किसको हराया था, नागवंशी शासक, अंतिम शासक को हराया था। ठीक है, और रैला देवी के संबंध में आपको एक बात ये ध्यान में रखना है कि बस्तर के दशहरा में आज भी रैला पूजा नाम से ये पूजनीय है। क्लियर है, बस्तर में आज भी ये जो रैला देवी है ना, बस्तर के दशहरा पर्व में आज भी ये रैला पूजन के नाम से पूजित है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यही रैला देवी है। ठीक, अब प्रताप रुद्र देव के संबंध में आप चीज़ देखिए, अभी शासन वारंगल में ही चल रहा है, अभी छत्तीसगढ़ में नहीं पहुंचे हैं, समझिए। तो प्रताप रुद्र देव ने गद्दी संभाल ली वारंगल में, मतलब काकतीयों की गद्दी संभाल ली, शासन समय ये हो गया। अब प्रताप रुद्र देव का शासन चला 1295 से 1310 तक, बहुत ही अच्छा खासा, एकदम स्मूथ। उसके बाद क्या हुआ कि इस पर आक्रमण होना चालू हो गया प्रताप रुद्र देव पे। और आक्रमण कौन कर रहा है, सल्तनत कालीन शासक, मतलब दिल्ली के गद्दी पर बैठे हुए शासक आक्रमण करने वाले हैं वारंगल पर। तो देखिए, इस प्रताप रुद्र देव पर 3 बार आक्रमण हुआ। पहला आक्रमण मलिक काफूर द्वारा हुआ। ठीक है, अब ये मलिक काफूर कौन है, जो भारत के इतिहास पढ़े होंगे उनको याद होगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये मलिक काफूर जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, मतलब खिलजी वंश का शासन था उस समय, कहाँ पर, दिल्ली की गद्दी पर सल्तनत काल चल रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति, कहना चाहिए बहुत ही होनहार सेनापति, मलिक काफूर ने आक्रमण कर दिया 1310 ईस्वी में। किसके ऊपर, प्रताप रुद्र देव के ऊपर, मतलब वारंगल पर। ठीक है, तो पहला आक्रमण ये हो गया। और इस प्रकार से वारंगल पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ 1310 ईस्वी में। ठीक है, दूसरी बार आक्रमण, अब देखिए, खिलजी वंश हो गया समाप्त। खिलजी वंश के बाद आ जाता है भारतीय इतिहास में, मतलब सल्तनत काल में खिलजी वंश के बाद आ जाता है क्या, तुगलक वंश। ठीक, और तुगलक वंश के पहले शासक या तुगलक वंश के शासक
गयासुद्दीन तुगलक का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो दूसरी बार जो आक्रमण हुआ प्रताप रुद्रदेव को, अच्छा पहली बार जब आक्रमण हुआ मलिक काफूर के द्वारा तो क्या ऐसे ही छोड़ दिया गया? नहीं, कुछ शर्तों पे छोड़ा गया। क्या शर्तों पे छोड़ा गया? यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाई। कब? जब पहला आक्रमण हुआ, मलिक काफूर के द्वारा आक्रमण हुआ तब की बात बता रहा हूँ। प्रताप रुद्रदेव के द्वारा सोने की मूर्ति बनाई गई। सोने की मूर्ति में उसको जंजीर से बांध दिया गया। मतलब ये सिंबलाइज कर रहा था कि भैया मैं जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ, मतलब मैं हार मान जाता हूँ, आपके अधीन आ जाता हूँ। ठीक है, तो अपने सोने की मूर्ति बनवाकर मलिक काफूर के पास भेज दिया और कहा गया कि जाके अपने सुल्तान को दे दीजिए, मतलब किसको? अलाउद्दीन खिलजी को बता दीजिए कि मैं उनके अधीन आ गया हूँ, और साथ ही साथ 100 हाथी, 700 घोड़े और बहुत सारी धनराशि भेजी, और वार्षिक तौर पर टैक्स पटाने का भी वादा किया। किसने? प्रताप रुद्रदेव ने। किसको वादा किया? मलिक काफूर को। बात समझ में? इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, गयासुद्दीन तुगलक दूसरी बार आक्रमण किया, क्योंकि हुआ क्या था, ये तो खिलजी वंश चल रहा था इस समय। खिलजी वंश को टैक्स देने का वादा किया था, लेकिन जैसे खिलजी वंश समाप्त हुआ प्रताप रुद्रदेव ने टैक्स देना बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया सल्तनत को, मतलब जो दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे उनको। तो दिल्ली की गद्दी पर अब कौन आया? गयासुद्दीन तुगलक। टैक्स नहीं मिल रहा था इसको, तो इस वजह से गयासुद्दीन तुगलक ने प्रताप रुद्रदेव पे आक्रमण कर दिया। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने खुद आक्रमण नहीं किया। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां, मतलब मोहम्मद बिन तुगलन के नेतृत्व में एक सेना भेजी और इस पर आक्रमण करने के लिए वारंगल भेजा। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, क्योंकि इस समय गद्दी पर गयासुद्दीन तुगलक ही थे 1321 में। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक का समय तकरीबन 1320 से 1325 ईस्वी के आसपास था। भारतीय इतिहास को आप देखिएगा और पढ़े भी जो होंगे उनको ध्यान में होगा। क्लियर है? तो इसने अपने पुत्र जौना खां, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं, आप देखिए ये महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर क्वेश्चन आ चुका है भारतीय इतिहास में, CGPSC में ही पूछा है कि जौना खां किस शासक का नाम था, प्रश्न पूछा है। अब यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जौना खान कौन है, तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ही जौना खां है। अब आप जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें ध्यान में आ जाएगी फिर से। ठीक है, तो इंटरलिंक करके पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना। अब देखिए तीसरी बार फिर आक्रमण हुआ, जौना खां ने खुद कराया। अब यहाँ पर जौना खां खुद करेगा, खुद इस इनिशिएटिव ले रहा है। दूसरी बार इनिशिएटिव कौन लिया? जौना खां का पिताजी गयासुद्दीन तुगलक। तीसरी बार इनिशिएटिव कौन लेगा, पहल कौन करेगा कि मैं ही आक्रमण कर देता हूँ? खुद गयासुद्दीन का पुत्र जौना खां, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, अपने मन से। तो तीसरी बार आक्रमण 1324 ईस्वी में फिर से प्रताप रुद्रदेव पे किया गया, और इस बार जौना खां के द्वारा प्रताप रुद्रदेव को बंदी बनाकर दिल्ली ले आया गया। ठीक है, हालांकि कुछ समय बाद प्रताप रुद्रदेव छूट गए और वापस वारंगल आ गए। ठीक है, ये इतिहास था प्रताप रुद्रदेव का, जो वारंगल की गद्दी पर बैठे थे, जो काकतीय वंश के संबंध में शासन कर रहे थे। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, अब एक तरीके से क्या हुआ, ये तो वापस आ गए और फिर इनकी बाद में कुछ मृत्यु हो गई। ठीक, अब मृत्यु के बाद क्या हुआ कि ये जो स्थिति थी, मतलब वारंगल वाली स्थिति थी, वो एक तरीके से किसके अधीन थी? दिल्ली साम्राज्य के अंतर्गत थी। ठीक, तो अन्नम देव क्या किए कि यहाँ पर तो अब शासन संभालना मुश्किल था, कहाँ पर? वारंगल में। तो ये अन्नम देव क्या किए? अन्नम देव, जब प्रताप रुद्रदेव की मृत्यु हो गई, अन्नम देव बढ़ गए बस्तर की तरफ। कहाँ बढ़ गए? बस्तर की तरफ। और बस्तर की तरफ आते हुए इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे वंशों को हराया, और एक मुख्य वंश जो वहाँ पर शासन कर रहा था, नागवंश, छिंदक नागवंश, उसके शासक को हराया और काकतीय वंश की स्थापना कर दी। कहाँ पर? बस्तर में। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, आखिरी लाइन मैंने यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ के काकतीय मूलतः चालुक्य थे। क्यों ऐसा मैंने लिखा है उसका आंसर मैंने पहले ही दे चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के काकतीय मूलतः चालुक्य थे, इसका आंसर पहले ही है। क्यों? क्योंकि देखिए मम्मडम्बा के पुत्र हैं ये दोनों, और ये पुत्री। विवाह हुआ था महादेव नामक चालुक्य शासक से। तो चूंकि महादेव चालुक्य शासक थे, तो ये जितने भी इनकी संतानें थी वो क्या कहलाएंगे? चालुक्य कहलाएंगे। लेकिन चूंकि ये काकतीय गद्दी पर बैठ रहे, इस कारण ये क्या कहलाए? काकतीय कहलाए। लेकिन मूलतः ये क्या थे? वंश के अनुसार या क्या थे? वंश के अनुसार यह चालुक्य थे। इस कारण यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ के काकतीय मूलतः चालुक्य थे। वो तो गद्दी में बैठे, काकतीय गद्दी में बैठे करके अपने आप को क्या बोल दिए? काकतीय बोल दिए।
ठीक है। तो चाहे प्रताप रुद्रदेव हो, अन्नम देव हो और उसके बाद आने वाले शासक हो, वो एक तरीके से उनका मूल हम देखें, ओरिजिन देखें तो वो चालुक्य थे। यहाँ से बात समझ में आई क्या? ठीक। और लोकगीतों में, बस्तर की लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश राजा भी कहा गया है। अब ये चालकी वंश मतलब, चालकी मतलब चालुक्य से ही आया है। चालुक्य को क्या कह दिया गया बोलचाल की भाषा में? चालकी, और वंश को वंश, तो चालकी वंश राजा कहा गया है अन्नम देव को बस्तर के लोकगीतों में। बात समझ में आई? मैं और बताऊंगा इसके बाद। चालकी वंश राजा मुख्य प्रश्न आता है इससे, ठीक। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक और बात, कई बार कहा जाता है जैसे ये दिल्ली से छूट के आए, दिल्ली से छूट के आने के बाद फिर से ये विजय अभियान पे निकल पड़े, बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रों को इन्होंने जीता। किसने? प्रताप रुद्रदेव को। और कुछ क्या कहना चाहिए, इतिहासकारों के द्वारा ऐसा मत है कि प्रताप रुद्रदेव बस्तर की तरफ भी आए बीजापुर होते हुए, और यहाँ पर कुछ वंशों को हराया और इस स्थान का नाम विजयपुर रख दिया। बस्तर वाले क्षेत्र मतलब एक जगह का नाम विजयपुर रख दिया, और यही विजयपुर वर्तमान में बीजापुर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव के विजय अभियान के दौरान ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब कुछ इतिहासकार लिखते हैं, ठीक है। तो खैर इतनी इतिहास यहाँ पर पूरी हो गई। अन्नम देव आ गए बस्तर वाले क्षेत्र में, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी किसकी? बस्तर में काकतीय वंश की, ठीक है। ये तो ये हो गया पूरा ओरिजिन की, कहाँ से काकतीय आए थे और क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक। चालुक्य क्यों थे ये भी मैंने आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। अब हमको क्या करना है कि अन्नम देव बस्तर में आके काकतीय वंश की स्थापना करेंगे, और अन्नम देव के बाद जितने भी राजा की सूची मिलती है 1997 तक, पूरे राजा की सूची और उनका शासनकाल याद करना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। ये सुनने में टफ लग रहा है, याद करने में कन्फ्यूजन वाली स्थिति भी हो सकती है, टफ भी होगा, बहुत ही मतलब एक तरीके से जटिल कार्य होने वाला है, क्योंकि देखिए 25 राजा का नाम आने वाला है। अब इसमें मैं कंपल्सरली ये बोल रहा हूँ कि इनका शासन काल और राजा का सीक्वेंस, राजाओं का सीक्वेंस क्रमबद्ध तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये याद नहीं होगा तो इसके अंतर्गत होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो आपको याद नहीं होगा, ठीक है। तो पहले इसी कारण मैंने एक लिस्ट बना दिया है, इस लिस्ट को आराम से आप 1 दिन 2 दिन में याद कीजिए। अगर ये शासन समय के साथ में शासक याद रहेंगे तो इसके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण घटना होगी वो आपको याद रहेगी, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो मैच द कॉलम के अनुसार पूछे जाते हैं, ठीक है। कि इस शासक के संबंध में या इस शासक के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी या कौन सा जनजातीय आंदोलन हुआ था, मैच द कॉलम पूछ लेता है, ठीक है। और कई बार शासन काल से भी, मतलब कौन सा जनजातीय आंदोलन किस शासक के समय हुआ और किस समय हुआ, यह भी पूछ लिया जाता है एक साथ। तो इस कारण मैंने पहले लिस्ट बना दी है इन सभी राजाओं की और उनके शासनकाल की, जिसको आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, याद करते चलिएगा। 1324 में शुरुआत हो रही है, 1324 में शुरुआत हो रही है। पहले शासक अन्नम देव संस्थापक हैं काकतीय वंश के बस्तर में। लेकिन अगर प्रश्न सिर्फ ऐसा दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए कि काकतीय वंश के आदि पुरुष कौन थे, सिर्फ इतना प्रश्न दे दिया जाए, ठीक है, काकतीय वंश के आदि पुरुष कौन थे, ठीक। तो ऑप्शन में अगर गणपति होगा तो गणपति आंसर आएगा, क्योंकि काकतीय वंश के सबसे शुरू शासक हम वही देख रहे थे, ठीक। गणपति ऑप्शन में नहीं हुआ तब प्रताप रुद्रदेव होगा, अगर प्रताप रुद्रदेव ऑप्शन में है। मतलब सिर्फ दे दिया काकतीय वंश के आदि पुरुष, यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा है कि वारंगल के या फिर बस्तर के। तब सीधा सीधा ऑप्शन में अगर गणपति है इन सब के साथ तो गणपति होगा, गणपति अगर नहीं है तो प्रताप रुद्रदेव होगा, और प्रताप रुद्रदेव नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, अन्नम देव होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रश्न पूछ सकता है कहीं से भी, तो इस कारण आपको ध्यान में रखना है। बस्तर में संस्थापक काकतीय वंश के अन्नम देव। दूसरे शासक, अच्छा कब से कब तक चला शासन, 1324 से 1369, 1324 to 69, क्लियर। दूसरे शासक याद कीजिए 1369 से 1410 हमीर देव। करते चलिए, दिमाग में याद करते चलिए साथ साथ, फोकस लिखने से ज़्यादा रटने पे होना चाहिए। फिलहाल मैं बोल रहा हूँ सीधा सीधा क्या रटना है,
रटना है। बाद में देखिए कुछ कॉन्सेप्ट मैं कुछ ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा कि इसके संबंध में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन हुए, वो सारी ट्रिक से मैं बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी आपको रटना है। चलिए दूसरे 1369 से 1410 हमीर देव। तीसरे भैरव देव 1410 से 1468, ठीक। अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, ठीक। चौथे 1468 से 1534 पुरुषोत्तम देव। महत्वपूर्ण होने वाले हैं पुरुषोत्तम देव, इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो 4 स्लॉट एक साथ याद करो पुरुषोत्तम देव तक अन्नम देव, हमीर देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव। पांचवें शासक 1534 से 1558 जय सिंह देव। छठवें 1558 से 1602 नरसिंह देव। जय सिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह करके याद कर लेना। कैसे? जय नरसिंह, जय नरसिंह। तो जय नरसिंह एक साथ याद हो जाएगा सीक्वेंस में। 1534 से 58, 1558 से 1602, ठीक है। 1602 से 1625 प्रताप राजदेव। जय नरसिंह, और नरसिंह का प्रताप था, नरसिंह देव का प्रताप था, ऐसे कर सकते हैं। तीसरे आपके सीक्वेंस वाइज याद हो जाएंगे। इसको एक सेगमेंट में करना, ये दूसरा सेगमेंट करना, ठीक। 7वें शासक प्रताप राजदेव हो गया। 8वें देखिए जगदीश राजदेव, जगदीश राजदेव 1625 से 39, ठीक। 9वें 1639 से 1654 वीर नारायण देव, वीर नारायण देव। 1654 से 1680 वीर सिंह देव। ये तो याद हो जाएगा एक साथ, 2 वीर आ रहे हैं, वीर नारायण और वीर सिंह, ठीक। तो ये पूरा एक सेगमेंट कर लेना। कहाँ से कहाँ तक? 5वें से लेकर 10वें तक। 1 से 4 एक साथ, 5 से 10 एक साथ। बात समझ में आ रही है? याद करना इजी होगा। 11वें तीसरा सेगमेंट बनाइए, तीसरा सेगमेंट बनाइए। 11वें 1680 से 1709 दिक्पाल देव, दिक्पाल देव। 1709 से 1721 राजपाल देव, ठीक है। पाल पाल आ रहे हैं कि नहीं? पाल पाल आ रहे हैं, तो 2 पाल एक साथ याद रख लेना। कौन कौन पाल? दिक्पाल और राजपाल एक साथ याद रखिए। तो ये हो गया तीसरा सीक्वेंस, 11वें और 12वें, ठीक है। तीसरा सेगमेंट हो गया दिक्पाल और राजपाल। 1680 से 1709, 1709 से 1721, ठीक है। 13वें शासक 1721 से 1731 चंदेल मामा। अब ये इस वंश के नहीं थे, इस वंश के नहीं थे चंदेल मामा। इनके संबंध में मैं हिस्ट्री बताऊंगा पूरा डिटेल में आगे, ठीक है। फिलहाल एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो थे काकती नहीं थे, ये चंदेल मामा 1721 से 1731, ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, चंदेल मामा, ठीक है। तो ये तो अकेले याद हो जाएंगे कि 13वें शासक चंदेल मामा। 14वें शासक 1731 से 1734, माफ़ कीजिए 1731 से 1774, ठीक है, दलपत देव। 1774 से 1777 अजमेर सिंह। 1777 से 1800 दरियाव देव, ठीक है, दरियाव देव। एक साथ याद करना क्योंकि इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है इस समय, ठीक है। तीनों के समय दलपत देव, अजमेर सिंह, दरियाव देव, ठीक। 17वें शासक 1800 से 1842 महिपाल देव। 18वें शासक 1842 से 1853 भूपाल देव। 19वें शासक 1853 से 1891 भैरम देव। 20वें शासक 1891 से 1921, 1891 से 1921 रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव। और यहाँ शुरू में क्या देखा था? प्रताप रुद्र देव, कंफ्यूज नहीं करना, मिक्स नहीं करना, ये रुद्र प्रताप देव हैं, वो प्रताप रुद्र देव थे, ठीक है। 21वें शासक, शासक नहीं थे, महारानी थी, ठीक है, शासिका थी। 1921 से 1936 महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, ध्यान में रखिए। महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। अब इनके संबंध में भी कुछ बातें बताऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि इनका विवाह जो है वो भंजदेव वंश के शासक से हुआ था, तो कायदे से इनको क्या कहलाना चाहिए था? भंजदेव शासिका कहलाना चाहिए था, लेकिन ये काकतीय वंश की ही कहलाई क्योंकि काकती गद्दी पर बैठी थी। फिर से वही वाली स्थिति आ गई, ठीक है। विवाह किसी और से हो रहा है, लेकिन उसको छोड़ के मतलब उस वंश की गद्दी पर ना बैठकर जिससे विवाह हुआ है, अपने मतलब कहना चाहिए कि पिता वाले गद्दी पर ही इन्होंने शासन किया, इस कारण काकतीय ही कहलाई। कौन? महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी, ठीक। 22वें 1936 से 47, अब देखिए ये वाला टाइम।
1936 से 47 अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि भारत आज़ाद हो गया और 1 जनवरी 1948 को विभिन्न देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया। तो एक तरीके से स्वायत्त रूप से जो देशी रियासतें राजा महाराजा शासन कर रहे थे, उनकी स्वायत्त रूप से शासन करने की शक्ति समाप्त हो गई, क्योंकि भारत देश बन गया। ठीक है, लोकतंत्र आ गया भारत में उसके बाद से, है ना। तो इसी कारण स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से राजा महाराजा के रूप में शासन करेंगे 1936 से 47 तक। कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। उसके बाद 47 से 61 तक, अब उसके बाद भी इनके राजाओं की सूची ध्यान में रखनी, क्योंकि उसके बाद भी क्या हुआ कि बस्तर के जो लोग थे इनको श्रद्धापूर्वक राजा मानते थे। ठीक है, तो इस कारण हमको ध्यान में रखना पड़ेगा इस वंश के अन्य राजा का नाम जो आज़ादी के बाद भी आएंगे। तो 36 से 47 तक स्वायत्त रूप से शासन किया राजा महाराजा के रूप में। उसके बाद भी राजा थे, लेकिन वो जो शक्ति हुआ करती थी पहले की, अपना क्षेत्र, अपने सैनिक, अपना नियम कानून, वो सारी चीज़ें चले गई विलय होने के बाद, है ना। तो फिर 47 से 61 मतलब कुल 1936 से 61 तक थे कौन? प्रवीर चंद्र भंजदेव। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, ठीक है, इनके संबंध में। 1961 से 69 विजय चंद्र भंजदेव, 24वें 1969 से 96 भरत चंद्र भंजदेव, और 25वें 1997 से वर्तमान में भी हैं कमल चंद्र भंजदेव। ठीक है, कमल चंद्र भंजदेव अंतिम राजा काकतीय वंश के, मतलब वर्तमान में भी हैं 1997 से वर्तमान तक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये था काकतीय वंश की शुरुआत, द बिगिनिंग, द ओरिजिन, कहाँ से आए थे, मूलतः क्या थे, इन सारी बातों को मैंने आपको बता दिया है और राजाओं की सूची भी दे दी है, जिसको आपको करना है कंपल्सरली। अगर ये याद कर पाते हैं आप तो आगे पढ़ने में आसानी होगी। अगर ये सारी जो सूची है राजाओं की शासनकाल के साथ नहीं कर पाते हैं तो फिर पढ़ने में दिक्कत आएगा आगे आने वाले 2-3 वीडियो में। तो मेरा सजेशन यही है, आज के वीडियो ये वाला जो है उसके बाद आप इसको रटने में पूरा जोर लगा दें और अगले वीडियो तक ये आप 25 राजाओं की सूची याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास के संबंध में, जिसमें हम काकतीय वंश को ही कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।